नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का उपवाचक पाठ। गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। ठीक है बच्चों, तो हम पाठ की ओर जाएंगे। यह कहानी तब की है जब गजनंदन लाल 16 वर्ष के थे। यथा नाम तथा गुण, यानी गोल मटोल हाथी के बच्चे थे। छोटी छोटी आँखें, बड़े बड़े कान, मोटे मोटे हाथ पैर, चलते वैसे झूम झूम कर, बातें भी वैसे ही बुद्धिमानी की करते और स्वभाव से इतने हंसमुख कि रोतों को हंसा देते। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी तब की है जब गजनंदन लाल कितने वर्ष के थे? 16 साल के थे। और वह कैसे थे? गोल मटोल थे, हाथी के बच्चे के जैसे। छोटी छोटी आँखें थी, बड़े बड़े कान थे, मोटे मोटे हाथ पैर थे और वो झूम झूम कर चलते थे और बातें भी बुद्धिमानी की करते थे और उनका स्वभाव ऐसा था कि सबको हंसाते थे। उन्हें एक दिन पता लगा कि स्कूल के लड़कों की एक टोली गोमुख की सैर करने जा रही है। गोमुख से गंगा जी निकलती है। वह गंगोत्री से भी 21 किलोमीटर आगे है। बस गजनंदन तुरंत प्रिंसिपल के पास हाजिर हो गए। बोले, सर मैं भी जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा, तुम पहाड़ पर चढ़ोगे? तुमसे तो अपना शरीर ही नहीं संभलता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर गजनंदन लाल को पता चला है कि कुछ लड़कों की टोली कहाँ जा रही है? गोमुख जा रही है पहाड़ चढ़ने। वो कहाँ है? गोमुख से गंगा निकलती है। वह गंगोत्री से कितने किलोमीटर है? 21 किलोमीटर आगे है। तो गजनंदन लाल भी तुरंत प्रिंसिपल के पास गया और उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगा। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम पहाड़ पर चढ़ोगे? तुमसे तो अपना शरीर ही नहीं संभलता। गजनंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर शरीर अपनी फिक्र आप करेगा। हमें तो देखना यह है कि मेरे जाने से लाभ कितने होंगे। गजनंदन ने कहा कि शरीर तो अपनी फिक्र खुद ही कर लेगा, हमें तो देखना है कि मेरे जाने से वहाँ पर कितने लाभ होंगे, यानी कितना फ़ायदा होगा। प्रिंसिपल अचरज से हंसे। पूछा, क्या क्या लाभ होंगे बताओ तो ज़रा। तुम तो 5 आदमियों का राशन डकार जाओगे। प्रिंसिपल ने कहा, क्या लाभ होगा बताओ ज़रा। तुम तो 5 लोगों का राशन खुद अकेले ही खा जाओगे। वह तो ठीक है सर, गजनंदन ने बिना हिचके जवाब दिया, लेकिन मुझे सर्दी भी तो कम लगेगी। ठंडी हवा को मेरी हड्डियों तक जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं सदा चुस्त रहूँगा। यह तो हुआ एक लाभ। अब दूसरा सुनिए। जब मेरे साथी थक जाएंगे, हिम्मत हार बैठेंगे, तब मैं उन्हें हंसा हंसा कर फिर से तरोताज़ा कर दूँगा। मुझे देखकर उनकी हिम्मत लौट आएगी। तीसरा लाभ सबसे महत्वपूर्ण, मान लीजिए हमें कई रस्सा बांधने की ज़रूरत हुई और वहाँ चट्टान न हुई, तो मेरे शरीर से यह काम बेखटके लिया जा सकता है। मैं अपने पैर बर्फ़ में गाड़ लूँगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर गजनंदन लाल ने बताया है कि पहला लाभ तो ये है कि ठंडी हवा को मेरी हड्डियों तक जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, इससे मैं चुस्त दुरुस्त रहूँगा। यह पहला लाभ है। और दूसरा लाभ यह है कि मेरे साथी थक जाएंगे, यानी हार मानकर बैठ जाएंगे, तो मैं बहुत हंसाऊँगा और तरोताज़ा करूँगा। और तीसरा लाभ यह है कि अगर कहीं पर रस्सी बांधने की ज़रूरत पड़ी और वहाँ पर पहाड़ नहीं रहा, तो मैं अपने पैर बर्फ़ में गड़ा लूँगा और आप मुझे रस्सी बांध सकते हैं। यह सुनना था कि सभी लोग ठहाका मार हंस पड़े। सब लोगों ने बात जैसी ही सुनी, सब हंस पड़े। गजनंदन भी खूब हंसे, इतने की तोंद हिलने लगी। ज़रा शांति हुई तो बड़ी नम्रता से निवेदन किया, सर एक लाभ मेरा भी होगा, मेरा वज़न कुछ कम हो जाएगा। यह सब सुनकर क्या हो गया? सब लोग बहुत हंसने लगे। ठहाका मार कर, यानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। गजनंदन भी खूब हंसने लगे, इतने हंसने लगे कि तोंद हिलने लगी। तोंद मीन्स मुंह के नीचे का जो पोर्शन होता है ना, उसे कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर यानी जो लोग मोटे होते हैं उनके इधर नीचे यानी मुंह के नीचे बहुत यानी मांस रहता है जो हलता है। तो सेम वैसे गजनंदन लाल का भी हंसने लगा।
सब लोग थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने फिर गजानंदन लाल ने विनम्रता से कहा, सर मेरा भी एक फ़ायदा होगा कि मेरा वज़न थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। प्रिंसिपल बोले, तुम ज़रूर आओ। और इस प्रकार गजानंदन की पहाड़ पर चढ़ने की कहानी शुरू हुई। तैयारी पर तैयारी होने लगी। वह हो चुकी तो मंजिल दर मंजिल रेल, बस जीप द्वारा यात्रा करते करते 7 लड़के, एक मास्टर जी और 2 सेवक एक दिन सांझ पड़े गंगोत्री में प्रकट हो गए। वहाँ दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था, सब कहीं सन्नाटा छाया था। कहाँ दिल्ली की गहमा गहमी, कहाँ ये चुप्पी। पर ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। नीचे से आती गंगा की कलकल ध्वनि में बड़ा प्यारा संगीत था। बच्चे सब थकान भूलकर मंत्रमुग्ध से इधर उधर देखने लगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हुआ है, उनका सफ़र शुरू हो गया है। और इन लोग कहाँ आ गए हैं, पहले अपने ट्रेन से, फिर बस से, फिर जीप से वो अपनी यात्रा पर यानी करते हुए जगह पर आ गए हैं। वहाँ पर क्या है, चुप्पी सी है, ऊंची ऊंची बर्फ़ की चोटियाँ है ना। कहाँ पर दिल्ली में कैसी है, भागा भागी है, मगर यहाँ पर सब कैसा है, शांत है। यहाँ पर सिर्फ गंगा की कलकल ध्वनि में पड़ा हुआ प्यारा संगीत है। सब थकान भूलकर बच्चे यह सब मंत्रमुग्ध मन से शांत होकर इधर उधर देखने लगे। तभी एक स्वामी जी वहाँ आए। वे वही रहते थे और वे ही उन्हें गोमुख ले जाने वाले थे। फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक स्वामी जी आए और वही उन्हें गोमुख लेके जाने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले उसे गरम गरम दूध के साथ एक एक गोली दी। कहा, इसे खाकर दूध पी लो, बिस्तर तैयार है, सो जाओ, कल सवेरे ही हमें आगे बढ़ना है। उस स्वामी जी ने क्या किया, उन्हें सबको एक गोली दी और गरम गरम दूध दिया और उन्हें कहा, यह खाकर सो जाओ, बिस्तर रेडी है, कल सवेरे हम लोग निकलेंगे, हमें जल्दी आगे बढ़ना है। बच्चे थक तो रहे ही थे, सर्दी भी खूब थी, बस दूध पीकर बिस्तरों में घुस गए। स्वामी जी उन्हें कहानी सुनाते रहे। गजानंदन फुलझड़ी छोड़ते रहे, इसलिए वे कब सो गए पता नहीं लगा। सवेरे जब आँख खुली तो बाहर सुनहरी धूप चमक रही थी। गजानंदन कूदकर चबूतरे पर आ गए। बोले, देखो देखो, यहाँ मेरे कितने साथी पहले से ही मौजूद है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बच्चे थक गए थे तो इसलिए बिस्तर पे पड़ते ही क्या हो गया, सब लोग सो गए। और गजानंदन भी क्या करते रहे, फुलझड़ी छोड़ते रहे, इसलिए वे कब सो गए पता ही नहीं चला। सवेरे जब वो उठे तो चबूतरे में देखा तो धूप चमक रही थी। गजानंदन कूदकर चबूतरे पर आ गए और बोले, देखो देखो, यहाँ तो मेरे कितने साथी पहले ही मौजूद है। साथी विद्यार्थी चकित होकर बोले, तुम्हारे साथी कहाँ हैं वे? गजानंदन ने उत्तर दिया, क्यों, ये पहाड़ जो है, बड़ा होकर मैं ऐसा ही तो लगूंगा। काला काला भारी भरकम भूदराकार शरीरा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गजानंदन ने उत्तर दिया है, क्यों, ये जो पहाड़ है यही है, मैं भी तो ऐसे ही लगूंगा, काला काला भारी भरकम। लड़के खूब हंसे, बोले, तुमने अपने भाइयों को बहुत जल्दी पहचान लिया। बच्चे हंसे और उन्होंने क्या किया, वाह, तुमने अपने भाई को बहुत जल्दी पहचान लिया। बात आगे बढ़ती कि मास्टर साहब ने पुकार कर कहा, लड़कों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी आगे बढ़ना है, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। तभी मास्टर जी का आवाज़ आया और उन्होंने कहा कि बच्चों जल्दी रेडी हो जाओ, हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। बस फिर क्या था, बच्चों ने तुरंत बिस्तर बांधे, राशन बांधा, स्काउटिंग की पोशाक पहनी, अपने कंधों पर थैले बांधे और उनमें भरा ज़रूरी सामान, मेवा, मिश्री, दवाई, बिस्कुट वगैरह वगैरह। गजानंदन बीच बीच में हर चीज़ चखते और झूम झूम कर तारीफ करते, कभी बाहर भागते, कभी अंदर आते। मास्टर साहब बोले, गजानंदन, तुम इस तरह तो जल्दी थक जाओगे, अभी तो ऊपर चढ़ना है।
ठीक है बच्चों, सबने अपना अपना सामान बांधा और सब लोग निकलने रहे, मगर गजानंदन जो है वो इधर से उधर अंदर बाहर ही कर रहे थे। तो सर ने कहा कि मास्टर जी ने कहा कि तुम तो ऐसे से जल्दी थक जाओगे। गजानंदन ने उत्तर दिया, सर उसी का अभ्यास कर रहा हूँ, जल्दी से स्वामी जी की कुटिया में आए। गरम गरम हलवा हमारे स्वागत में और बिछाए बैठा है, इसे ग्रहण कीजिए। उसमें कस्तूरी पड़ी है और कस्तूरी हिरण की नाभि में पैदा होती है। हिरण कूदते हैं सो हम भी कूदेंगे। गजानंदन ने उत्तर दिया कि स्वामी जी की कुटिया में क्या है, हलवा पड़ा है, वह हमारा इंतज़ार कर रहा है, आइए गरम गरम हलवा खाइए। उसमें कस्तूरी पड़ी है। कस्तूरी जो है क्या होती है, हिरण के नाभि में पैदा होती है। तो जिस तरीके से हिरण कूदेंगा, हम भी उसी तरीके से कूदेंगे। इस प्रकार हंसते हंसाते चढ़ाई आरंभ हुई। गोमुख जाने वाली पगडंडी बड़ी संकरी थी। एक लड़के ने, जिसका नाम भोला शंकर था, मास्टर जी से कहा, सर पगडंडी पर गजानंदन कैसे चलेगा, कहीं तोंद अड़ गई तो? मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, जरा आगे देखो, स्वामी जी के साथ साथ चल रहा है। अचरज से विद्यार्थियों ने देखा कि सचमुच वह स्वामी जी के साथ था। वहीं से चिल्लाकर उसने कहा, भोला शंकर, दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, लेकिन यहाँ इतनी कि गिन भी न सको। बाप रे, सचमुच ये तो डरावनी है। भोला शंकर ने कांपते हुए ऊपर देखा और कहा, एक भी गिर पड़ी तो? गजानंदन ने कहा, जो उनके आने तक वही रुक गया था। बोला, गिरेगी तो गिरेगी, स्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ में न तो सोचते हैं न रुकते हैं, बस चलते हैं। हम रुक भी गए तो मीनार थोड़े ही रुकेगा। तुम्हें डर लगता है तो जोर से हंसो, हंसने से डर दूर भाग जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भोला शंकर कह रहा है कि स्वामी जी यानी मास्टर जी, ये तो बहुत ही यानी छोटा रास्ता है, यहाँ से कैसे जाएगा गजानंदन लाल, कैसे जाएगा? तो यहाँ पर मास्टर जी कहते हैं, वो देखो आगे स्वामी के साथ जा रहे हैं। तो सच में आगे स्वामी के साथ गजानंदन लाल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो होती है गजानंदन लाल कहते हैं कि देखो यहाँ पर दिल्ली में तो एक ही मीनार है, यहाँ पर तो इतनी सारी मीनारें हैं। देखिए, अगर डर लगता है तो धीरे यानी जोर जोर से हंसो और अपना डर अपने आप भाग जाएगा। और वह जोर जोर से हंसने लगा। हंसी तो छूत का रोग है। गजानंदन हंसा तो सभी हंस पड़े और हंसते हंसते उन भयानक रास्तों को ऐसा पार कर गए जैसे बत्तखें पानी में तैरती है। सब लोग यानी गजानंदन को देखकर हंसने लगे। सबको कैसा यानी उसे देखकर हंसी आता था, तो सबने यानी इतना भयानक रास्ता ऐसे पार कर लिया जैसे कोई बतख होता है, वो अपना पानी का रास्ता पार करता है तैरकर, उसी तरीके से इन लोगों ने यह भयानक रास्ता पार कर लिया है। स्वामी जी ने खुश होकर गजानंद का राशन दुगना कर दिया। रास्ते में उन्होंने भोजपत्र के पेड़ देखे, जड़ी बूटियाँ देखी, जंगल भेड़ों का गिरोह देखा, तुतराल नाम के जानवर की पूंछ देखी, रीछ के पंजों के निशान देखे और इस प्रकार देखते देखते हंसते हंसाते वे पहुंच गए गोमुख। गोमुख बर्फ के पहाड़ में बन गई गुफा को कहते हैं। इसी में से गंगा नदी तेजी से बहती हुई बाहर आती है और पहली बार सूरज की रोशनी से गले मिलती है। ठीक है बच्चों, जो स्वामी जी है उन्होंने खुश होकर गजानंदन का क्या हुआ है, राशन जो है दुगना कर दिया है। रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा है, भोजपत्र पेड़ के देखे हैं और जड़ी बूटियाँ देखी है, जंगली भेड़ों का गिरोह देखा है, तुतराल नाम का जानवर की पूंछ देखी है, रीछ के पंजों के निशान देखे हैं। यह सब उन्होंने देखा और हंसते हंसते वो लास्ट में कहा है गोमुख आए। तो गोमुख यह एक ऐसी चीज़ है, यानी क्या है, बर्फ़ के पहाड़ है। ठीक है, बर्फ़ के पहाड़ में बनी हुई एक गुफा है जिसे गोमुख कहते हैं। इसी में से क्या होता है, गंगा नदी तेज़ी से बाहर बहती हुई आती है और पहली बार सूरज की रोशनी से गले मिलती है। लेकिन वे लोग वहाँ नहीं रुके। स्वामी जी ने उन्हें तपोवन ले जाना चाहते थे, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं रुके। स्वामी जी ने कहा लेके जाना चाहते थे, तपोवन ले जाना चाहते। रास्ता कुछ कठिन था, पर साथ में गजानंदन हो तो कठिनाई पनाह मांगने लगती है। और फिर तपोवन तो है ही जादू का मैदान। इतनी ऊंचाई पर बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों के बीच एक अति सुंदर सुहावना हरी घास का मैदान, नाना प्रकार के फूलों के सुंदर सुंदर पौधे,
बीच बीच में कल कल करके गाते नाले झरने। गजानंदन तो सामान फेंक कर उस मैदान में दौड़ने लगे। मास्टर जी ने कहा, क्या करते हो, सांस तो फूल रहा है, मरोगे। ठीक है, क्या हुआ, उसके बाद वो जो स्वामी जी है वो उन्हें तपोवन लेकर जाना चाहते। तो तपोवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है, यानी सभी तरफ से बर्फ़ यानी ऊंचाई होती है और वो ढकी हुई रहती है और गगनचुंबी चोटियाँ रहती है। मीन्स ऐसा लगता है हमें कि वो गगन को चूम रही है, ऐसी चोटियाँ। मीन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में होती है हरी हरी घास और उसमें अलग अलग प्रकार के फूल पौधे, है ना। बीच बीच में कल कल करते यानी जो झरने हैं वो। तो ये सब देखकर गजानंदन तो बहुत यानी खुश हो गए और उन्होंने अपना राशन सब छोड़कर क्या हो गया, उसके बीच में भागने लगे। मास्टर जी ने उससे कहा कि अरे तुम्हारी सांस फूल रही है, क्या कर रहे हो, मर जाओगे। दौड़ते दौड़ते गजानंदन ने कहा, सर दौड़ने से खूब खून भी शरीर में दौड़ता है, बैठ गए तो बर्फ़ की तरह जम जाएगा, हम शिला बन जाएंगे जैसे ये पहाड़। गजानंदन ने दौड़ते दौड़ते कहा, सर जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में खून भी दौड़ता है, गर्म होता है, अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा खून जम जाएगा और हम भी शिला बन जाएंगे जैसे कि ये पहाड़ में से हम कोई मूर्ति बन जाएंगे जैसे ये पहाड़ है। बस फिर क्या था, सभी लड़के दौड़ने लगे, कबड्डी खेलने लगे, ऐसा शोर मचा कि पहाड़ भी गूंजे उठे। गजानंदन ने कहा, स्वामी जी राशन तैयार कर लीजिए, पेट में चूहे कूदने लगे हैं। हंसते हंसते स्वामी जी ने कहा, चिंता न करो, अभी बिल्ली आती है, पहले थर्मसों से चाय निकालो, मूंग की दाल का हलवा गर्म हो चुका है, जब तक रोटी तैयार हो चाय हलवे का नाश्ता करो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या कहा है, गजानंदन लाल ने कहा है, मास्टर अभी स्वामी जी खाना यानी अपना खाना रेडी करो, क्योंकि क्या हुआ है, मेरा पेट में अभी चूहे कूद रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, स्वामी जी ने हंसते हुए, स्वामी जी कह रहे चिंता मत करो, अभी बिल्ली आएगी, पहले थर्मस से तुमको चाय पिलाएगी, फिर मूंग का हलवा भी गर्म हो गया है वो भी खाओ, रोटी बनने तक इसी से काम चला लो। नाश्ता करने के बाद गजानंदन ने फूलों की जांच शुरू कर दी। मौसम सुहावना था। गजानंदन ने साथियों के कान में कुछ कहा, सबने सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाई। बस वह सब सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगे, तोड़ते ही रहते। यदि स्वामी जी ने आवाज़ न दे ली होती। बच्चों तुम कहाँ हो, भोजन तैयार है, जल्दी आओ, अंधेरा होने लगा है। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ, नाश्ता करने के बाद वो लोग फ्लावर्स के पास बैठे हैं, तो गजानंदन लाल ने बाकी बच्चों के कान में कुछ कहा है और सभी ने हामी भरी है और इन लोगों ने फूल तोड़ना शुरू कर दिया है। अगर स्वामी जी आवाज़ नहीं देते तो ये लोग फूल तोड़ते ही रहते, मगर बीच में ही स्वामी जी ने आवाज़ लगाई है कि जल्दी आओ, खाना रेडी है, जल्दी आओ, अंधेरा होने वाला है। खाना खाते खाते अचानक क्या हुआ कि भोला शंकर चीख उठा, बिच्छू। सब चौंक उठे। गजानंदन ने उठते उठते बोला, कहाँ है बिच्छू? भोला शंकर ने घिघियाते हुए कहा, मेरी कमीज पर, अंधेरा हो आया था। गजानंदन ने तुरंत छलांग लगाई और भोला शंकर की कमीज को पकड़ लिया। बिच्छू जैसी काली वस्तु को देखा, फिर जोर जोर से हंसते हुए और उस वस्तु को हिलाते हुए कहा, देखो यह है बिच्छू, यह गाता है। अचरज से सबने देखा, वह चाबियों का गुच्छा था जो भोला शंकर की जेब से निकलकर गोद में गिर पड़ा था। फिर तो मारे ठहाकों के वे तंबू उखड़ते उखड़ते बचे, लेकिन सहसा गजानंदन ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर। क्या हुआ है यहाँ पर, जो भोला शंकर है उसने कहा है कि बिच्छू है, तो गजानंदन ने जल्दी से वहाँ से उड़ी मारी और उसे पकड़ा, मगर वो क्या था, बिच्छू के जैसा एक काला कुछ और वस्तु थी। देखा तो चाबी का गुच्छा था। गजानंदन ने कहा कि ये देखिए, यह बिच्छू है, यह गाना भी गाता है। सबने अचरज से देखा तो वह क्या था, चाबी का गुच्छा था जो उसके पीठ पर से, टी शर्ट पर से उसके गोद में गिरा था। सब लोग हंसने लगे, ठहाका मार मार के हंसने लगे कि तंबू ही उकड़ने वाला था। तभी गजानंदन लाल ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर। इस अनोखे पट परिवर्तन से सब एकदम चुप हो गए। गजानंदन ने आदेश के स्वर में प्रार्थना की, मेरा आग्रह है कि स्वामी जी, मास्टर जी और दोनों सेवक चारों एक लाइन में खड़े हो जाए। क्या कहा उसने, ऑर्डर ऑर्डर कहा है उसने, सबसे आग्रह किया कि स्वामी जी, मास्टर जी और दोनों सेवक चारों एक लाइन में क्या हो जाए, खड़े हो जाए। उनके सामने मेरे साथी दो दो करके खड़े हो
मैं अभी आता हूँ, कहकर वह रुका नहीं, पास के तंबू में दौड़ गया। जब लौटा तो उसने हाथ में 4 पुष्प मालाएं थी। एक माला लेकर वह स्वामी जी के सामने खड़ा हो गया। शेष तीनों ग्रुप लीडरों को दे दी। फिर सबने गायत्री मंत्र का पाठ किया, चारों के गले में मालाएं डाली और कोरस में कहा, आप चारों हमारे लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। हम आपका इन फूल मालाओं से सत्कार करते और यह भी निवेदन करते हैं कि हम और भी ऊपर जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे उन्होंने ऑर्डर किया है, गजानन लाल ने क्या क्या है, सबको खड़ा कर दिया है और उनके सामने ग्रुप लीडर को भी खड़ा किया है और जल्दी से दौड़कर अंदर से जाके मामलाएं लेकर आए हैं और उन्होंने उनके गले में डालकर उनका सत्कार किया और उन्होंने कहा है, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आप हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं और हम आपसे कहते हैं कि हम और भी आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे। चारों इस नाटकीय स्वागत से बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी जी बोले, गजानंदन, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, पर आगे तो जानलेवा चढ़ाई है, तुम चढ़ सकोगे? गजानंदन ने जवाब दिया, स्वामी जी, अब तक मेरा वजन कम से कम 10 पाउंड तो घटा ही होगा, इसलिए खतरा अब कम है। स्वामी जी ने कहा कि आगे जानलेवा चढ़ाई है तो हमारी जान भी जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि तुम चढ़ पाओगे? गजानंद ने कहा, स्वामी जी, अब तो मेरा वज़न क्या है, 10 पाउंड कम हो गया रहेगा, तो अभी उतना खतरा नहीं है। हंसते हंसते स्वामी जी ने कहा, अच्छा सवेरे देखेंगे। सवेरे स्वामी जी ने 4 विद्यार्थियों को आगे जाने के लिए छांटा, गजानंदन, भोला शंकर, तुषार और माचवे। शेष 3 विद्यार्थी, मास्टर जी और एक सेवक, पांचों नीचे डाक बंगले में लौट गए और ये 6 जने आगे बढ़ गए। रास्ते में बस बर्फ़ ही बर्फ़ थी, बर्फ़ से ढकी चट्टानें थी। धीरे धीरे चढ़ना पड़ता था। कभी काले काले डरावने बादल अंधेरे कर देते, कभी कभी सूरज की किरणें आँख मिचौनी खेलते। आती तो शिखरों पर चांदी, सोना और मरकत मनिया जगमगा उठती। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, 4 बच्चे जो है वो आगे निकल गए, बाकी बच्चे नीचे डाकघर में आने गए हैं। फिर से 6 लोग जो है वो आगे बढ़े हैं। तो ये जो रास्ता था बहुत डरावना था, इसमें सिर्फ क्या था, बर्फ़ ही बर्फ़ थी और ये सब चीज़ों से वो लोग बहुत ज़्यादा यानी डर जाते थे। धीरे धीरे 6000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए। चारों ओर आसमान को छूते पर्वत ऐसे खड़े थे जैसे ऋषि लोग ऊपर को मुंह करके भगवान की स्तुति कर रहे हो। 6000 मीटर का मतलब भी तो आसमान में 5-6 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। यहाँ पहुंचकर वे विद्यार्थी भी चुप हो गए, लेकिन गजानंदन कहाँ मानने वाले थे। बोले, स्वामी जी, हमारे बड़े बड़े कवि यहाँ अवश्य आए होंगे। सब लोग डर के यानी वो सब देख के चुप हो गए, मगर गजानंदन जो थे वो चुप नहीं थे। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, अपने बड़े बड़े कवि भी ज़रूर यहाँ पर आए होंगे। वो 6000 मीटर की यानी ऊंचाई उन्होंने कंप्लीट की थी। स्वामी जी ने कहा, क्यों, तुम्हें कैसे पता लगा? गजानंदन ने बड़े शांत भाव से कहा, नहीं आते तो महाकवि इकबाल कैसे लिखते? पर्वत वह सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वह संतरी हमारा, वह पासबा हमारा। और रविंद्रनाथ कैसे गाते, अंबर चुंबित भाल हिमालय, शुभ्र तुषार करिटिनी। गजानंदन की ये बातें सबकी थकान दूर कर देती। जब वे सब अपना राष्ट्रध्वज वहाँ गाड़ रहे थे, वह बराबर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण और वंदे मातरम गाता रहा। यहीं से वे लौट पड़े, क्योंकि रात दूर नहीं थी, उतराई थी, उत्साह भी था। लड़के दौड़ने लगे, गजानंदन सबसे आगे था। स्वामी जी ने बहुत समझाया, पर अल्हड़ बच्चों के कान कहाँ होते हैं। सेवक तंबू ठीक करने और आग जलाने आगे चला गया था। रास्ते में एक झील पड़ती थी, पूरी की पूरी बर्फ से ढकी थी। लड़कों ने सोचा, पत्थरों से चलना बड़ा कष्टकर है, क्यों न झील की बर्फ पर होकर चले। क्या हुआ है, जो दूसरे जो साथी थे यानी सेवक थे, वो खाना पकाने के लिए जल्दी से आगे चले गए हैं और बाकी बच्चे आ रहे हैं। स्वामी जी ने उन्हें समझाया था, मगर बच्चों के कान कहाँ सुनते। उन्होंने उनकी एक भी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि पत्थरों से चलना मुश्किल है, इसलिए बर्फ़ की झील पर से ही चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने सोचकर चलना शुरू किया।
वे ये नहीं जानते थे कि बीच बीच में बर्फ कच्ची भी होती है। जैसे ही वे बीच में पहुँचे, यकायक भोला शंकर पैरों के नीचे की बर्फ फट गई और वह नीचे झील में गड़प। गिरते गिरते वह चीखा। सबने उसे देखा। एक क्षण तो वे डर के मारे कांप उठे, लेकिन गजानंदन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, तुषार, यह चट्टान नहीं है, तुम बर्फ के उस गड्ढे को और गहरा करो। माचवे, तुम लंबे हो, रस्सी को भोला शंकर के पास फेंको। फिर भोला शंकर को डांट कर कहा, रस्सी पकड़, जल्दी कर मूर्ख, नहीं तो जम जाएगा। डरना नहीं, रस्सी मेरी कमर से बंधी है, जो तेरी कमर से 3 गुनी मोटी है। और यह कहते कहते उसने रस्से का दूसरा छोर अपनी कमर में लपेटा और गड्ढे में कूद गया। तब तक चीख सुनकर स्वामी जी भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने यह सब देखा तो अश कर उठे, लेकिन समय कहाँ था। डांटते हुए भोला शंकर को आदेश दिया, रस्से के सहारे किनारे की ओर बढ़ो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया है, उन्हें नहीं पता था कि बर्फ़ के बीच में गड्ढे भी होते हैं और इसी तरीके से क्या हुआ, भोला शंकर उसमें फंस गया है। फिर गजानंदन ने अपने कमर से रस्सी बांधकर उसमें फेंकी है, कूदा है और कहा है कि उसके सहारे से क्या हो जाए, कॉर्नर को आ जाए, किनारे में आ जाए। डांटने से भी साहस पैदा होता है, विशेषकर खतरे में। भोला शंकर ठंड के मारे अकड़ रहा था, पर डांट से उसे गर्मी दी। रस्से के सहारे वह किनारे पर आ गया। स्वामी जी ने तुरंत उसे उठा लिया। तब तक गजानंदन भी बाहर आ गया था। जब तक स्वामी भी भोला शंकर के गीले कपड़े उतारे, उसने अपना चमड़े वाला कोट उतारा और कहा, स्वामी जी, यह कोट इसे पहना दो। मैं ठहरा हाथी का बच्चा, मेरी हड्डियों तक पहुंचने की राह ठंड को नहीं मिलेगी। गजानंदन ने क्या किया है, अपना चमड़े का कोट निकालकर उसे पहना दिया है और स्वामी जी को कहा है, इसे पहना दीजिए, क्योंकि मैं ठहरा हाथी का बच्चा, मुझ में तो ठंड नहीं पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है, इसे ठंड लगेगी, इसे पहना दीजिए। सभी गजानंदन की बात पर हंस पड़े। फिर स्वामी जी ने भोला शंकर को कस्तूरी दी, गरम गरम चाय दी। फिर कहा, हमें तुरंत अपने तंबू में पहुंचना चाहिए, यहाँ ठहरना खतरनाक है। जब संकट सामने आ जाता है तो साहस भी दूर नहीं रहता। स्वामी जी ने भोला शंकर को बहुत दूर तक पीठ पर बांधे रखा। उसी तरह उन्होंने तपोवन पार किया, गोमुख पहुँचे। सफ़ेद अंधेरा काला अंधेरा बन गया था। ऊंची ऊंची चोटियाँ उसमें खो गई थी, लेकिन उनका सेवक तंबू लगाए उनकी राह देख रहा था। आग जल रही थी, बस खाना गरम करना था। सब प्रसन्न हो उठे, आग के चारों ओर बैठकर चाय पीने लगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भोला शंकर को स्वामी जी ने पीठ पर उठाकर लेकर आए हैं। वहाँ पर कैसा है, जो यानी सफ़ेद उजाला था, वो पूरा काले अंधेरे में परिवर्तित हो गया था। वो लोग गोमुख पहुँचे और गोमुख से फिर वो लोग यानी जहाँ पर वो रुके थे वहाँ पर पहुँचे। उनका जो सेवक था वो तंबू लगाकर उनका इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने आग जला कर रखी थी, खाना भी गर्म करना ही बाकी था। सब लोग वहाँ पर बैठकर चाय पी रहे थे, सब लोग प्रसन्न थे। भोला शंकर भी अब तक सब कुछ भूल चुका था। लेटा वह सबकी बातें सुनता रहा। तभी तुषार ने कहा, डाक बंगले में मास्टर जी हमारी राह देख रहे होंगे। गजानंदन ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, यहाँ से 5 किलोमीटर ही तो है। मैं अभी देसी टेलीफोन से बात करता हूँ। तभी बच्चों ने कहा कि डाक बंगले में मास्टर जी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो गजानंदन ने कहा, यहाँ से 5 किलोमीटर ही है, मैं अभी फ़ोन पर बात कर लेता हूँ। और उनके देखते देखते वह गंगा के किनारे गया। डाक बंगले की ओर मुँह किया और जोर से बोला, मास्टर जी, मैं गजानंदन हाथी का बच्चा गोमुख से बोल रहा हूँ। हम आज नहीं आ रहे, कल सवेरे आएंगे, सब ठीक है। एक क्षण बाद उधर हल्की सी आवाज़ गूंजी, ठीक है, सुन लिया। उसके बाद वे फिर आग के चारों ओर आ बैठे। जब तक खाना तैयार हो, गजानंदन उनको कहानियाँ सुनाता रहा, पैराडी सुनाता रहा, हंसता रहा। उसने यह प्रमाणित कर दिया कि मोटे लोग खुश दिल ही नहीं होते, दिलेर भी होते हैं, दिमाग वाले भी होते हैं।
यहाँ पर क्या हुआ है, गजानंदन लाल जो है वो वहाँ पर गया है, गंगा के किनारे गया है और वहाँ से उसने चिल्ला कर कहा है कि आज हम लोग नहीं आने वाले हैं मास्टर जी। और उस थोड़ी देर के बाद क्या हुआ है, वहाँ से एक आवाज़ गूंजी है। इस तरीके से सब लोग वो बात सुनते रहे और हंसते रहे। उसके बाद क्या हुआ है, उसने आके कहा है कि उन्होंने मास्टर जी ने सुन लिया है ना। सब लोग हंसते रहे और गजानंदन लाल सबको क्या करते रहा, कहानी सुनाते रहा और हंसाता रहा। उसने यह प्रमाणित कर दिया, यानी उसने वह साबित कर दिया कि मोटे लोग जो रहते हैं वो खुश दिल ही नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, दिलेर भी होते हैं, दिमाग वाले भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर स्टोरी हमें बताई गई है गजानंदन की, है ना। उन्होंने यानी सबको क्या किया है, पहाड़ चढ़ने में बहुत सहायता की है, सबको हंसा हंसा कर उनकी थकान दूर की है और हमेशा स्फूर्ति से धूर्ति से रहे हैं, सबको बहुत मदद की है। और उनका ये जो यानी सफ़र है कैसे यानी पूरा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला है, बाकी बच्चों को उनको थकान का भी नहीं पता चला है। यहाँ पर गजानंदन लाल ने अपनी सूझबूझ से भी काम लिया है और हंसा हंसा कर सबको आनंदित भी किया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।